बजिंग स्टॉक, जहां हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, खबरों के चलते जहां हो रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी, खबर बताएंगे हम, और क्या रणनीति होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो चलिए एक एक करके वो तमाम कंपनियां लेकर के आते हैं, और सबसे पहले लेकर के आते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। और आपको बता दें, खबर यहाँ पर यह है कि आरबीआई ने कंपनी के दो उत्पादों पर जो रोक लगाई थी उसको हटा दिया है। आपको महत्वपूर्ण खबर है ये। ई कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा ईएमआई कार्ड के ऊपर रोक लगा दी गई थी आरबीआई की तरफ से, और कहा गया था कि जो नियम मापदंड हैं उसको पूरा नहीं कर रही कंपनी, इसीलिए रोक लगाई गई थी। और अब कंपनी की तरफ से जो जवाब दाखिल किए गए उसके बाद संतुष्ट होते हुए जो है इस रोक को हटा दिया गया है। और ये दोनों उत्पादों पर रोक जो है वो तत्काल प्रभाव से ही हटा दी गई है। और रोक हटने के चलते हम देख रहे हैं आज शेयर में शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। बजाज फाइनेंस का शेयर जो है 2% से ज़्यादा चल रहा था। बजाज फिनसर्व में भी अच्छी तेज़ी थी। अभी बजाज फाइनेंस महज 0.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बजाज फिनसर्व की बात करें तो अब आधे फीसद के आसपास की बढ़त बजाज फिनसर्व में देखने को मिल रही है। सर, इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। नतीजे भी आए थे कुछ दिन पहले और नतीजे उम्मीदों पर उस पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे थे। देखिए, मैंने बजाज फाइनेंस के नतीजों को तो बहुत ध्यान से देखा था और मैं उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ कि कंपनी में अगर आप देखें कि जो इनका हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा होता हुआ नजर आया है। क्योंकि साल दर साल के नतीजे आए हैं और उस नतीजों में ऐसा देखा गया कि जो ओवर ए पीरियड लेट से कि 5 to 10 years के जो ग्रोथ रहे हैं वो कंपनी में कहीं ना कहीं स्लो थोड़ा होता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। और उसके बाद आपने देखा कि नतीजों के बाद ये गिर गया था स्टॉक। तो दूसरी चीज, अब चूंकि आरबीआई के द्वारा जो प्रतिबंध थे इन पर, जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने के, वो अगर खुला है तो डेफिनेटली इनकी जो ग्रोथ नीचे जा रही थी वो शायद उसमें थोड़ा सा जो है आपको सुधार देखने को मिले। तो जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम लोग देखते हैं उस लिहाज से थोड़ा सा टेपर हुआ है, स्लो हो रहा था इसमें दिखा था। और ओवरऑल अगर वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी हाई है। अगर एनबीएफसी क्षेत्र में देखना है तो सबसे हाई वैल्यूएशन मुझे दिखता है कि इसमें है, क्योंकि मोर देन 6 टाइम्स के आसपास का बुक वैल्यू टू प्राइस है। और ग्रोथ कहीं ना कहीं टेपर होते हुए आ रही है। तो ध्यान रखना चाहिए कि ये इन स्तरों पर तो आपको मैं मना करूंगा कि इन स्तरों पर ना देखें, क्योंकि बहुत दिनों से आप देखेंगे स्टॉक मतलब एक रेंज में फंस गया है। ऊपर 8,000, नीचे 6,000, इसी रेंज में। तो 6,000 के पास अगर आपको मिलता है, उसी के आसपास 6,200, 500 इसके आसपास अगर मिलता है, थोड़ा थोड़ा लें। बिजनेस अगेन मतलब बढ़ तो रहा है काफी द्रुत गति से, लेकिन एवरेज थोड़े थोड़े से नीचे आ रहे हैं, वो थोड़ा चिंता का विषय है। अदरवाइज वैल्यूएशन भी महंगे हैं थोड़े, तो मैं जहाँ वैल्यूएशन महंगा है सस्ते में लीजिए उस स्टॉक। ठीक है, तो ये जो है राय यहाँ पर बजाज फाइनेंस पर निकल करके आती हुई, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई, और कंपनी का नाम है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा पे जो खबर निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि कंपनी के नतीजे जो आए हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 66% बढ़ करके 202.72 करोड़ रुपए रहा है। आय में 20% की बढ़त रही है, और ये बढ़ करके 1,054.08 करोड़ रुपए रही है। तो मुनाफे और आय में काफ़ी अच्छी बढ़त। आपको बता दें का अमेरिका में जो कंपनी का कारोबार है वो करीब 32%, और जो अफ्रीका में कारोबार है उसमें करीब करीब 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर जिसके चलते ये शानदार तेजी देखने को मिली है वो है कंपनी ने 10.28 लाख शेयरों के बायबैक की घोषणा कर दी है। आपको बता दें 0.80% जो है वो शेयर जो है कंपनी वापस खरीदेगी। करीब 25% का प्रीमियम दिया, 24.5% का प्रीमियम 2,770 रुपये के भाव पर कंपनी जो है वो बायबैक करेगी। और इस पर जो है जो कंपनी ठीक ठाक रकम भी निवेश करने जा रही है। और आपको बता दें कि करीब 285 करोड़ रुपए कंपनी इस पर खर्च करेगी 0.82% शेयरों के बायबैक पर। इसी खबरों के चलते हम देख रहे हैं आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, और शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है करीब 7% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी अजंता फार्मा के शेयर में। और अभी भी अगर हम देखें तो 8% से ज़्यादा की मजबूती शेयर के अंदर बनी हुई है। सर, अजंता फार्मा बायबैक की खबर और काफ़ी अच्छा उछाल, आपकी राय? देखिए, बायबैक जरूर एक ट्रिगर होता है कंपनीज में, कई बार देखा जाता है ऐसा। और बायबैक जो कंपनी कर रही है
और एक गैप काफ़ी था, मुझे लगता है कि वो गैप भरा गया है। लेकिन नतीजे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उतने अच्छे नतीजे नहीं रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर से। लास्ट ईयर से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे दिखेंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर से देखें तो 314 करोड़ लास्ट क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार घटकर 278 करोड़ हुआ है। तो मुझे लगता है जो ट्रिगर है वो केवल बायबैक के हैं, क्योंकि एक आर्बिट्राज है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है अगर आप कोई लेता है और दे देता है तो उसको 20 से 25% मिलता है। तो इसके कारण जो वो गैप कम हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मैं जो है फार्मा कंपनियों को थोड़ा कम समझता हूँ, तो मेरी राय न लें, किसी और से भी इसके बारे में समझ लें। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अब जरा बात कर लेते हैं एक पीएसयू कंपनी की, जहाँ पर जो है पहले जैसे कहा जाता था कि शेयर चलता क्यों नहीं है, और अब ऐसा चल रहा है। जी, हम बात बीएचईएल की कर रहे हैं। आज इसने नया उच्चतम स्तर बना दिया है बीएचईएल ने। आपको बता दें कि खबर यहाँ पर यह है कि हीमा मिडिल ईस्ट एफजेडी दुबई के साथ कंपनी ने जो है करार किया है। हीमा आपको बता दें जर्मनी की कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है। हीमा रेलवे के लिए ऑटोमेटिक सुरक्षा सलूशन प्रदान करती है, और ये जो करार हुआ है उससे कंपनी के जो रेलवे कारोबार है उसको जो है मजबूती मिलेगी। भारतीय रेलवे से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं बीएचईएल को, तो विस्तार करने में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, रेलवे क्षेत्र का इस करार के चलते। FY24 के शुरुआती 9 महीने में कंपनी को 36,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। तो सोचिए, 9 महीने के अंदर 36,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। एक महीने में शेयर ने 24%, 6 महीने में 143% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और आज भी शानदार मूव ये शेयर दिखा रहा है। सर, बीएचईएल ने तो लोगों को मालामाल कर दिया, जिनके पास भी बीएचईएल रहे होंगे। अभी क्या करना चाहिए सर बीएचईएल को लेकर के? क्या कुछ स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं? अभी भी 4.5% ऊपर है। देखिए, आपने बीएचईएल के ओपनिंग कमेंट में बताया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, और सिमिलरली नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो एकदम नहीं समझ में आता है कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस पे जो है काफी ऑर्डर बुक डेफिनेटली इसके बढ़े हैं, लेकिन वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, शायद फ्यूचर्स में होंगे। लेकिन उन सारी चीजों को जद्दोजहद में स्टॉक प्राइस में काफी बड़ा इंक्रीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है पर होल्ड करने, राइट डिसाइड करें, नया निवेश की सलाह तो नहीं होगी। अगर आपके पास है 280 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है सर, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। जरा स्क्रीन पर खबर दिखा दीजिए। और खबर यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के है कि फरेरो इंडिया के साथ कंपनी ने जो है करार किया है। कंपनी जो है फरेरो इंडिया की जो चॉकलेट्स होती हैं, जो उनके स्वीट फूड होते हैं, उनका वितरण करेगी, उनकी दोबारा बिक्री करेगी। इसके लिए ये करार किया गया है। पहले भी कंपनी ने एक रिटेल कंपनी के साथ किस तरह का करार किया था, बाद में करार जो है वो रद्द किया गया, और फिलहाल 2 सालों के लिए ये करार रखा जाएगा। इसमें फरेरो की चॉकलेट्स होती हैं, उनके बाकी स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी सप्लाई की जाएगी। और इसी के चलते कंपनी के शेयर में करीब 7% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। सर, गॉडफ्रे फिलिप्स को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, गॉडफ्रे फिलिप, आईटीसी, ये दोनों कंपनियां अगर देख लें तो एक तरह से तंबाकू के बिजनेस, टोबैको बिजनेस में हैं मेनली। अब इन्होंने नया कोई एफएमसीजी के लिए चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो बेहतर है कि कंपनी की शायद मार्जिन प्रोफाइल और सारी चीज़ें अच्छी और हों, क्योंकि सिन सेक्टर में आप देखें कि सरकार की काफ़ी जो है नकेल रहती है, जीएसटी हाईएस्ट कलेक्शन करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को इससे जो है हतोत्साहित किया जाए ज़्यादा टैक्स लगाकर। अगर अगर ऐसी चीजों में, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क तो है ही है मार्केट में, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और उसको लीवरेज करेगी अगर, तो ये एक जो है अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि सेम नेटवर्क को लीवरेज किया जाए दूसरे प्रोडक्ट के द्वारा और वहां से कंपनी के मुनाफे को बढ़ाया जाए। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है, और मुझे लग रहा है कि किसी भी गिरावट में इस कंपनी को उस लिहाज से देखा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल तकरीबन 3300 के आसपास हैं। तो अगर आपको गिरावट में मिले तो लें, थोड़ा लेना है तो थोड़ा ही लें, 10-15% ज़्यादा यहाँ ना लें, लेकिन गिरावट में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। कोल इंडिया लेकर के आइए, और कोल इंडिया में आपको बता दें कंपनी का मुनाफा 26% बढ़ा है। ये बढ़ करके रहा है 8,640 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं कंपनी की आय पे अगर हम बताएं तो आय में भी अच्छा बड़ा बढ़त देखने को मिली है। लागत जो हुई है वो कम हुई है, इसकी वजह से मुनाफा बढ़ा है, और आय जो है वो घटी है, माफ़ कीजिएगा। चौथी तिमाही आय जो है 40,371 करोड़ रुपये से घट करके 39,654
5.50 करोड़ रुपए रही है। तो आय में गिरावट देखने को मिली है, मुनाफा बढ़ा है और लागत कम होने से बढ़ा है। कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का EBITDA देखिए, जब 21.5% कंपनी का EBITDA बढ़ा है और ये 11,337.6 करोड़ रुपए रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए सर, कोल इंडिया के अंदर अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, साल दर साल अगर पूरे साल की देखें तो मतलब कंपनी ने काफी अच्छे जो है, एक तो मार्जिन काफी अच्छी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% के करीब हुई है। और तकरीबन जो है अगर आप देखें तो 9,000 करोड़ रुपए का जो है कंपनी को नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि आने वाले टाइम पे कोल जो है मोस्टली इंडिया से खनन किया जाएगा। इसके लिए लेफ्ट राइट सेंटर सारे एक्सरसाइज गवर्नमेंट कर रही है। और पावर की डिमांड जो बढ़ी है उसमें थर्मल पावर में भी जो कि पहले सरकार बोल रही थी कि हम नहीं करेंगे, वहां पे एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन उसको वापस से चालू कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी आई है ड्यू टू वेदर कंडीशंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी बढ़ी है। और इन सारी चीजों के बीच मुझे लगता है कि कोल इंडिया विल बी द बेनिफिशियरी, क्योंकि कोल जो है ज्यादा से ज्यादा थर्मल कंपनियां यूज करेंगी, इंडस्ट्री यूज करेगी, तो उसका बेनिफिशियरी होगा। मुझे लगता है कि गिरावट में आपको डेफिनेटली देखना चाहिए इसका।